हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इंटरव्यू गाइडेंस रिगार्डिंग इंजीनियरिंग सर्विस 25। देखिए इसके इंटरव्यूज स्टार्ट हो चुके हैं ईयर 2025 में। मॉक इंटरव्यूज में मैंने पार्टिसिपेट भी किया था फिजिक्स वाला की टीम में। तो उसमें एक्चुअली स्टूडेंट का कि कई के बाद में कॉल भी आई, रिक्वेस्ट भी आई कि लास्ट मिनट पे इसके बारे में कुछ टिप्स बता दीजिए। तो देखिए बाकी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मॉक इंटरव्यू के टाइम में बता चुके हैं आपको फीडबैक में, और कई लोगों के इंटरव्यू हो भी चुके होंगे अब तक। तो खैर जिन लोगों के अभी इंटरव्यू नहीं हुए उनके लिए वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ जो डिस्कशन कर रहा हूँ मैं रिगार्डिंग मेनली ओनली रिगार्डिंग इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। देखो एक्चुअली सिमिलर थिंग्स आर इक्वली एप्लीकेबल फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इंटरव्यू, लेकिन हमारा फोकस यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विस के बारे में रहेगा। दैट्स वाई इसलिए जो है मिक्स लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूंगा मैं, सो दैट देर इज़ नो लैंग्वेज बैरियर टू यू। तो खैर लास्ट लैप टू सक्सेस कहते हैं ना, आखिरी दांव। तो ध्यान रखिएगा इसमें अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग रखनी है। जैसे प्रीलिम एग्जामिनेशन में, मेंस एग्जामिनेशन में आपने अपने आप को मोटिवेट रखा, बिल्कुल यहाँ भी। जैसे कई स्टूडेंट का कहना होता है कि बस ठीक है थोड़े बहुत नंबर 100 नंबर तो आ जाएंगे, किसी तरह 110 आ जाए, नहीं, टारगेट 150 प्लस का रखिए, ठीक है ना। अच्छा टारगेट रखिए इसमें आप। तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक्चुअली ये क्या इसमें कहना चाह रहे हैं हम, ये देखो पहले क्वेश्चन पेपर सेट बाय यू। जनरली इंटरव्यू के बारे में जैसे स्टार्टिंग से लोग कहते हैं कि बड़ा डर लगता है इसमें, कुछ घबराहट होती है, स्ट्रेस होती है। देखो वो सब एक्चुअली नेचुरल है, होता सभी को है वो। जस्ट ए मिनट। ऐसा नहीं है जो टॉपर बनता है उसको भी होता है ये। मैंने इसका इंटरव्यू इंजीनियरिंग सर्विस 5 बार क्वालिफाई किया, फाइनल रैंक भी। तो देखो आपको नेचुरल सही बात बताएं, 5वीं बार भी मुझे थोड़ा बहुत डर लग ही रहा था इसमें। इंटरव्यू चीज़ ऐसी होती है, खैर चलो वो अलग बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इट इज़ नॉट द टफेस्ट एग्जाम। जो लोग कहते हैं इट इज़ द इजीएस्ट एग्जाम, ये बताओ वो एग्जाम कहाँ से डिफिकल्ट हो सकता है जिसका क्वेश्चन पेपर आप खुद सेट करते हो। इसका पेपर आपने सेट किया, क्या है क्वेश्चन पेपर, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भर के दिया है वो वही क्वेश्चन पेपर है, आप इन्हें तो सेट किया। जो भी क्वेश्चन फ्रेम होंगे, जैसे मैंने मॉक इंटरव्यूज के टाइम में बताया था, वो क्वेश्चन वहीं से फ्रेम होंगे जो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, जो उसमें आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन एटसेट्रा जो भी फिलअप की है उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू होगा। तो ये टफेस्ट एग्जाम नहीं है। बस मैंने डिटेल में जैसे आपको बताया था कि डीएफ के एक एक पॉइंट को लेकर कैसे आपको तैयार रहना है, क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चन है वो हो सकते हैं। आपका इंट्रोडक्शन उसमें रहेगा, ठीक है ना। आपका इंट्रोडक्शन वहाँ पे है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसके बेस पे क्वेश्चन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जब आपसे कहा जाता है ब्रीफली एक्सप्लेन योरसेल्फ, तो आप उसमें बताएंगे। दूसरी बात, जैसे कि आपका नाम, हाँ यहाँ से शुरुआत हो जाती है उसमें जनरली। देखो अगर नाम थोड़ा सा हटके है आपका, जैसे मैं अपनी बात बताऊँ, पर्सनली मेरे से क्वेश्चन होता था कि आपके नाम का मीनिंग क्या है। थोड़ा सा अलग हटके नाम है कैसर हफीज़, तो उसको हर बार मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था इंटरव्यू में क्या मीनिंग होता है। और इसी तरह मैं आपको बताऊं, एक स्टूडेंट था काफ़ी पहले मेरा, कुमार संभव, उससे हमेशा इसी बारे में पूछा जाता था कि ये क्या है, कहाँ से लिया गया, कहाँ ये वर्ड सुना। तो ये बहुत कॉमन से क्वेश्चन होता है, इसके बारे में आप ज़रूर जान दें। ये चीज़ एक नेगेटिव चली जाएगी आपके खिलाफ अगर आप ये नहीं जानते, जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। दूसरा, रिगार्डिंग योर बैकग्राउंड, आपके पेरेंट्स के बारे में, अगर जॉब में है या जो भी बिजनेस में है, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी रखिए। स्पेशली जैसे कि कई डीएफ आए थे जिसमें कहा था कि फादर किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में है, सब इंस्पेक्टर हैं या कुछ, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट आर हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि क्या क्या ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, इस बारे में बात होती है नहीं। ये एक अवेयरनेस समझाता है, क्योंकि अगर इसमें आप आई डू नॉट नो कहेंगे तो ये लगेगा कि आपको अपने आसपास सराउंडिंग में, बल्कि अपनी फैमिली में, इसमें आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं, आप जानना ही नहीं चाह रहे। आपकी जो है स्कूलिंग कहाँ से है, आपका ग्रेजुएशन कहाँ से है, इसके रिगार्डिंग भी अगर कोई वो स्पेसिफिक है तो कॉलेज के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें आप लोग जान लीजिए, डिटेल में आपको पहले बता चुका इसके बारे में। नेक्स्ट, हाँ, फिट एंड अलर्ट, ये चीज़ मैंने आपको पहले इसमें कई बार इंडिकेट की थी, वंस अगेन मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखो भाई यहाँ पर
कोई मैं फिटनेस एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, ये आपको फिटनेस के बारे में हेल्दी डाइट वगैरह वो कोई लेक्चर देने आया हूँ। मेरा कहना यहाँ आपके इंटरव्यू से रिलेटेड है। देखो एक्चुअली होता क्या है, जनरली हर एक का शेड्यूल अलग अलग है सोने जागने का। हाउएवर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नाउअडेज वो प्रीफर करते हैं लेट नाइट स्टडी। जनरली मैंने सुना है कि रात को 2 बजे 3 बजे तक पढ़ते हैं, उसके बाद सुबह देर तक सो रहे 10-12 बजे तक। तो खैर वो अपना अपना शेड्यूल है, मैं उसके बारे में यहाँ कोई आज कमेंट नहीं करना चाहता। शेड्यूल क्या होना चाहिए, ठीक है ना, कि हेल्दी लाइफ स्टाइल होना चाहिए, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। मैं तो हमेशा खैर वही फॉलो किया। ड्यूरिंग माई डेज इन IIT रुड़की, बीटेक जब IIT रुड़की से कर रहा था, जब भी मैं कभी 11 बजे के बाद नहीं जागता था और कोशिश करता रहा, और हमेशा ही रहता था मेरा कि 5 या 6 बजे उठ जाएं और उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई करें, जो भी कुछ काम है ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं कह रहा हूँ आपको कि अपना अपना शेड्यूल ये चेंज कर लो, वो सही है या गलत है, जो भी है ओके। लेकिन ध्यान ये रखिए आप, देखो होता क्या है, अगर आपको रोज़ आदत है 11 बजे जागने की, कई स्टूडेंट ने कहा है, तो अब एक बात बताओ, अगर आपका इंटरव्यू मॉर्निंग सेशन में आ गया उसी दिन, ये चलो आफ्टरनून सेशन में भी है, 1 या 2 बजे के बाद आपको बुलाया गया, आपको उठ के तैयार होना है, जाना है, तो उस दिन आपको जल्दी नेचुरली उठना ही पड़ेगा। अगर 10 बजे इंटरव्यू के लिए बुलाया तो हो सकता है 7 बजे उठना पड़ जाए, आपको जागना पड़ जाए, और अगर इंटरव्यू 2 बजे तो भी 10-11 बजे उठना पड़ेगा। अब होता क्या है, उस दिन आप क्या होगा, इंटरव्यू से पहले एक तो स्ट्रेस होता ही है नेचुरल, दूसरा क्या होगा कि अगर आप पूरी तरह अलर्ट नहीं होंगे, थोड़ा स्लीपी फील कर रहे, नींद आ रही उस टाइम पे, तो ये चीज़ आपके लिए डेंजरस हो जाएगी। यही बात मैं एग्ज़ाम के टाइम में कहता हूँ, रिटर्न एग्ज़ाम के टाइम, वहाँ पे हालांकि ये होता है चलो कि भाई ठीक है, दिमाग अलर्ट रखना है, बाकी तैयार होकर चले जाओ, थोड़ा बहुत मतलब प्लस माइनस चल जाता है। लेकिन देखो यहाँ पर आपको एकदम अलर्ट रहना है, कितनी बातें बताई गई इंटरव्यूज़ के बारे में वो ध्यान में रखनी है, तो अलर्ट रहना है। इसके लिए आप क्या करें, शेड्यूल अपना थोड़ा सा 5-7 दिन पहले बदल लें। मैं नहीं कह रहा हूँ आप हमेशा बदलो, वो आपकी मर्जी है, जो भी है, मैं सिर्फ इंटरव्यू से पहले बता रहा हूँ। एक दिन में शेड्यूल नहीं बदला जा सकता ओवरनाइट में। क्या आप ये सोचो मैं इंटरव्यू से एक दिन पहले जल्दी सो जाऊंगा और फिर जल्दी उठ जाऊंगा, एक दिन में शेड्यूल नहीं बदला जाता। प्रोपरली तो वैसे ये कहते हैं कि 21 डेज लगते हैं किसी चीज़ को हैबिट बनाने में, तो ऑब्वियसली चलो इतना टाइम नहीं, कम से कम 5 या 7 दिन आप लगा लो। कोशिश करो कि जल्दी सोने की, 9 बजे या 10 बजे बड़ा अजीब सा लगता है आजकल किसी को जल्दी सोने के लिए कह दो, लेकिन खैर मैं ये बता रहा हूँ इतने दिन पहले। नींद नहीं आएगी 1-2 दिन, थोड़े दिन बाद शेड्यूल बन जाएगा। उसमें होगा कि एग्ज़ाम के दिन क्या होगा, आप जो है अपने आप को एकदम एनर्जेटिक फील करोगे, अगर मॉर्निंग सेशन में है या आफ्टरनून सेशन में भी है। क्योंकि फिर ये भी होता है, कुछ लोगों के साथ ऐसे भी होता है कि ठीक है देर से सो रहे लेकिन जल्दी उठ भी गए, तो आफ्टरनून में सोने की आदत होती है। कई लोग हैं वो दोपहर में सो जाते हैं। अब आपका इंटरव्यू दोपहर के सेशन में है, आपकी बॉडी तो यूज तो है दोपहर को आराम करने की, कैसे आप अलर्ट रह पाओगे। तो कुछ ऐसा शेड्यूल बनाओ आप, इसमें 5-7 दिन ये फॉलो करो। और उसके लिए हेल्दी रहना, फिट रहना वो तो हमेशा ज़रूरी है भाई, हेल्थ के बारे में तो कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। ख़ासतौर से एग्ज़ाम के टाइम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, थोड़ा सा फीवर आए या ज़ुकाम वगैरह, कफ वगैरह, कोल्ड वगैरह कुछ आ जाए, कुछ भी हो, ये बहुत नुकसानदेह होगा, क्योंकि आप पूरी तरह माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे अपने। तो इसके लिए ज़रूरी ये भी है कि अपने आप को हेल्दी भी रखो, और उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि भाई खाना जो है घर का खाना, हेल्दी फूड खाओ, उसमें जंक फूड वगैरह भी अवॉइड करो। तो अगर बाहर भी रह रहे हो आप तो थोड़ा अवॉइड ही करो वो। उसके बाद आपकी मर्जी है, जो भी लाइफ स्टाइल है आप अपनाना चाहो। मैंने प्राय शुरू में कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है ना, मैं कोई इतना मतलब फिटनेस एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं एग्ज़ाम के हिसाब से बता रहा हूँ सिर्फ आपको। ये इंटरव्यू तक आप ये शेड्यूल फॉलो कर लो। देन और हाँ, इसमें एक चीज़ और आती है, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यूज टू होते हैं कैजुअल वियर के। भाई जैसे घर में या पढ़ाई करते टाइम टी शर्ट लोवर वगैरह पहनते हैं कैजुअल वियर, यहाँ आपको फॉर्मल वियर में जाना है। ड्रेस कोड आपको कई बार हम समझा चुके उसमें। तो जनरली ट्राउज़र और जो आपकी शर्ट होती है उसके साथ अगर आप टाई लगाते हो, हालांकि मैंने एक आधा कंपलसरी नहीं है, लगा रहे हो अच्छी बात है। ये जो लोग कोट वगैरह पहन रहे हो ऊपर, जैकेट वगैरह, जैकेट और उसके साथ कोट 3 पीस, तो भी ठीक है, तो हम उसके इतने यूज टू नहीं हैं। अभी आप ये करना, देखो वैसे भी ये कहा जाता है कि इंटरव्यू के दिन या एग्ज़ाम के दिन बिल्कुल नई ड्रेस मत पहन के जाओ जिसके आप एकदम यूज टू नहीं हो। उसको भी 2-3 दिन पहन के प्रैक्टिस कर लो, जो हमने बताया था कि प्रॉपर तैयार होके कुछ बोलने की, कुछ आईने के सामने बैठने की, वो प्रैक्टिस कर लो।
जिससे कि आपको एग्ज़ाम के दिन एकदम ऑकवर्ड नहीं लगेगा। भाई हमेशा यूज़ टू हैं कैजुअल वियर के, एक दिन बिल्कुल उसी दिन फॉर्मल पहना, तो हो सकता है पूरी तरह कंसंट्रेशन ना बन पाए। एक ये भी होता है अलर्ट रहने का तरीका। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब, इट इज़ ए पर्सनैलिटी टेस्ट, नॉट सिंपली एन इंटरव्यू। थोड़ा फ़र्क होता है चीज़ों में। और नॉट एट ऑल ए वाइवा बोस। जो जैसे कि एग्ज़ाम के टाइम में, या कहते हैं कि वो लैब का एक्सपेरिमेंट होता था, उस टाइम पे वाइवा की तैयारी करते थे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने में आंसर कर पाऊंगा। तो भाई मैं आपको देखो एक बात ये बताऊं, यहाँ वाइवा नहीं होने जा रहा आपका कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना आंसर बता रहे हो आप, कि सारा टेक्निकल डिवाइस करना है। इसके बारे में बहुत मैंने डिटेल बताया आपको लास्ट मिनट पे। अब आज जरा थोड़ा सा और इसके बारे में कंसाइजली बता देता हूँ। देखिए एक्चुअली ये इंटरव्यू है क्या, पहले आप इस बात को समझ लो एक बार ज़रा, फिर शायद आपको ये चीज़ फॉलो करने में आसानी हो जाए। व्हाट आई वांट टू से, पर्सनालिटी टेस्ट। देखो एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि आपको अपने घर में, ऑफिस में, कहीं भी किसी भी जॉब के लिए किसी पर्सन को अपॉइंट करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप ये समझ लो किसी ड्राइवर को ही हायर कर दें। भाई काम हर एक के डिग्निटी टू लेबर, हर एक काम, ठीक है ना, हर एक काम डिग्निफाइड है। मैं काम को छोटा बड़ा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अगर कोई छोटी जॉब भी है जैसे ड्राइवर वगैरह के, अकाउंटेंट की, उसके लिए भी अगर आपको अपॉइंट करना है, या सिंपली एक स्वीपर भी घर के लिए अपॉइंट करना है, किसी ने आपको बता दिया, रिकमेंड कर दिया कि भाई इस पर्सन को हायर कर लो, इतने पैसे लेंगे, काम बड़ा अच्छा करता है, ठीक है, तो डन कर दें। आप क्या कहोगे, ज़रा एक बार मेरी बात करा देना, एक बार उसे भेज दो, मैं मिल लेता हूँ, बस फाइनल तो है ही यही चीज़। तो ये बताइए, आप एक क्लास 1 ऑफिसर बनने जा रहे हैं, यूपीएससी आपको अपॉइंट करने जा रहा है, तो क्या यूपीएससी नहीं चाहेगा आपके बारे में सब कुछ जानने के बाद, प्रीलिमिनरी टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, क्वालिफिकेशन, सब चीज़ें जानने के बाद, जरा एक बार बात तो कर लें, एक बार मिल तो लें बस। दिस इज द पर्सनैलिटी टेस्ट, बिकॉज मैनी एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी कैन बी ऑब्जर्व ओनली बाई पर्सनल मीटिंग, फेस टू फेस मीटिंग। वो फेस टू फेस मीटिंग में ही समझ में आती हैं। तो आप भी ये कहते हो जरा एक बार उस इंसान से बात तो करके देख लें, बस 2 मिनट बात करके देख लूँ मैं, तो यहाँ भी वही है, 10-15 मिनट बात करके देखना चाह रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल ये टेक्निकल नॉलेज के बारे में, टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी वे ऑफ एक्सप्रेशन ज़्यादा रहता है। तो इंटरव्यू का मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन रट के जा रहे, पूछे जाएंगे और आपने बता दिया। ये बड़ी अजीब सी बात है। कई बार ऐसा होता है कि सारे क्वेश्चन पूछे, सारे बता रहे, फिर भी नंबर इतने अच्छे नहीं आ रहे। और कई बार ये भी हो जाता है कि बहुत से क्वेश्चन पूछे, आंसर आई डोंट नो हुआ, जब भी अच्छे नंबर आ गए। खैर मैं आपको बताऊंगा इस बारे में, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी। तो तो ध्यान रखिए, इसमें आपको अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है। पर्सनालिटी का मतलब देखो हमेशा ये नहीं होता कि फिजिकल अपीयरेंस है, कि भाई कोई हैंडसम आदमी है, लंबा चौड़ा, बड़ी अच्छी बॉडी है, और ये और वो, तो वो इंसान वो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, पर्सनैलिटी उसकी अच्छी है, वो चीज़ अलग है, ठीक है ना। भाई उस कैटेगरी में तो मैं खुद फिट नहीं बैठता, आपको बताऊं, नंबर 150 भी लाया हूँ मैं। तो पर्सनैलिटी का मतलब यह है कि जो भी आप हैं, आप अपने अपने आप को अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंट करें कहीं भी। आपके बातचीत का तरीका क्या हो, आपका ड्रेसअप कैसा हो, वो तो मैं आपको बता ही चुका। भाई पर्सनैलिटी सही का मतलब यही होता है, उसमें एक्चुअली क्या है कि आपने अच्छे से ड्रेसअप किया, फॉर्मल ड्रेस, आप वे ऑफ टॉकिंग को अपना अच्छा रिप्रेजेंट करें। दूसरा, जैसे हेयर स्टाइल वगैरह, भाई जो भी आपका होता है, जो भी रखते हैं, लेकिन उसे प्रॉपरली बना कर रखें। अच्छा 2-3 दिन पहले एक बार हेयर कटिंग करा लें और सही से। दूसरी बात, जो लोग क्लीन शेव रहते हैं मेरी तरह, तो प्रॉपर शेव करके जाएं उस दिन, एक दिन की शेव भी मत रखें ऐसा, क्योंकि थोड़ा सा फिर ऐसा लगता है कि ये पर्सन बिल्कुल एकदम सीरियस नहीं है, कि कल शेव की होगी, हल्का सा नज़र आ रहा है, कुछ नज़र आता है ना, हल्का स्टबल। अब ये अलग बात है कि जो लोग आजकल वो विराट कोहली टाइप की दाढ़ी वगैरह रखते हैं थोड़ी बहुत, तो उसको प्रॉपरली, मतलब कहते हैं ना उसको, प्रॉपर मतलब शेप वगैरह करके जाएं। जो भी है, आप जैसे भी आप रहते हो उसको ज़रा प्रॉपर मेंटेन करके जाएं। एक तो चीज़ ही होता है। दूसरा, जैसे आपको बताया था उसमें वे ऑफ टॉकिंग, कि कॉन्फिडेंस आपके आपके बातचीत करने में आना चाहिए, बट नॉट द ओवर कॉन्फिडेंस, एंड देयर इज़ वेरी थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। कई स्टूडेंट को डर लगता है कि अगर हम बिल्कुल ऐसे बिहेव करेंगे कॉन्फिडेंटली, तो कहीं और कॉन्फिडेंस ना लगे हमारा। तो मैंने उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताई थी, कभी आगे और पूरा, एक्चुअली इसमें एक एक पॉइंट जो है उस पर पूरा कई कई घंटे की बात कर सकते हैं हम।
यहाँ आपको लास्ट मिनट के लिए मैंने जो चीज़ें बताई थी, सबसे पहले तो आपकी आवाज़ इतनी लाउड होनी चाहिए, वे ऑफ जब आप एंटर करते हैं मै आई कम इन सर, जब आप विश करते हैं गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सर, ठीक है ना, या उसके बाद आंसर भी जब कर रहे कि उनको ऑडिबल हो बोर्ड मेंबर्स को, ऐसा ना हो कि उनको कान लगा के सुनना पड़े। ये मैंने बहुत स्टूडेंट में कमी ऑब्जर्व की, हल्के हल्के कितना बोलते हैं, ध्यान से सुनना पड़ता है, ऐसा ना होना चाहिए, ठीक है ना। पिच आपके प्रॉपर हो, मतलब लाउडनेस जिसे हम कहते हैं। दूसरी बात, बहुत तेज़ मत बोलो और बहुत स्लो भी नहीं। जैसे फ़िलहाल मैं तो भाई अभी आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा मैं तेज़ बोल रहा हूँ, मतलब प्रॉपर्ली, जैसे कि सर माय नेम इज़ दिस, आई बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर प्लेस, आई डिड बीटेक फ्रॉम हेयर, आई एम वर्किंग पर्सनली देयर, आई प्रिपेयर देयर। तो एक प्रॉपर वे रहे इसका, ये चीज़ें जो बताई जा चुकी हैं, ठीक है ना। इसमें और भी कई सारी चीज़ें आती हैं, वो चलो आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, पहले इस पे आ जाऊँ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। जहाँ भी ये वर्ड आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, इसके बारे में एक कन्फ्यूज़न ये आ जाता है, स्टूडेंट ये सोचते हैं इसका मतलब फ्लुएंसी इन इंग्लिश, कि कौन कितनी अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। दिमाग में ये बात हमेशा रखी गई। देखो कुछ हद तक वो बात सही है, उसका अपना फ़ायदा मिलता है, ठीक है ना। मैंने भी देखा इंटरव्यू में कई लोग आए आईआईटी से बीटेक किए हुए, जिनका कॉन्वेंट बैकग्राउंड था, इंग्लिश मीडियम, बच्चे बड़े अच्छे से बात कर रहे थे वो इंटरव्यू में, उसका अपना फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन लोगों की इंग्लिश कमज़ोर है, देखो भाई एक्चुअली क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर जो आते हैं वो इस हमारी हिंदी बेल्ट से ही आते हैं, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार वगैरह। तो उसमें ऑब्वियसली सभी की इंग्लिश अच्छी हो ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग हैं ठीक ठाक बोल लेते हैं, बहुत से लोग हैं बिल्कुल नहीं बोल पाते। तो मैं आपको बताऊँ, इम्प्रूवमेंट उसमें होना चाहिए था ड्यूरिंग बीटेक, ठीक है ना। मैंने इस पे खुद अपने आप पे बहुत काम किया था, हिंदी मीडियम से आया था मैं तो 12th क्लास से आफ्टरवर्ड्स, और मीडियम मेरा इंग्लिश रहा। इंजीनियरिंग सर्विस तो खैर अलग बात होगी, सिविल सर्विस में भी तो उसमें आपको काम करना चाहिए था, लेकिन चलो नहीं किया, अब इम्प्रूव नहीं कर सकते। अब ऐसा तो है नहीं कि 10 दिन या 20 दिन, 1 महीने में आप बिल्कुल एकदम सीख लेंगे ये चीज़, इस पे इतना अब टाइम भी नहीं लगाना है। हाँ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल का मतलब कम्युनिकेशन होता है हाउ हाउ इफेक्टिवली आई एम एबल टू कम्युनिकेट माई थॉट्स टू यू। मैं अपनी बात आपको कैसे समझा सकता हूँ, कम्युनिकेट कैसे कर सकता हूँ। उसके लिए ऐसा नहीं है कि इंग्लिश ही केवल, भाई हिंदी हमारी मदर टंग है, हिंदी में भी हम बात कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। देखो मैंने लास्ट टाइम जो इंटरव्यू दिया था, फिफ्थ मेरा जो जो मैंने उसमें क्वालिफाई किया था 5वीं बार उसमें, जिसमें सेकंड रैंक भी आई थी मेरी, और इंटरव्यू में मार्क्स भी 150 थे, वो 2007 वाला था। और 2008 में इंटरव्यू आता 1 साल लग जाता था जब, तो प्री उसमें प्री तो खैर होता नहीं था, रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू में तो खैर। जब तक एक्चुअली ये बात थोड़ा सा नेगेटिव जाती थी कि भाई इंजीनियरिंग सर्विस में यहाँ कोई मीडियम तो है नहीं कि इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहे, तो उसमें ज़रा टेंशन भी रहती थी। लेकिन उसके बाद जैसे कि मेरे पास फीडबैक आया स्टूडेंट्स का, और हम मॉक इंटरव्यूज़ करा रहे, एक्सपर्ट का भी हुआ आया, अब इस चीज़ में काफ़ी कंफर्टेबल है यूपीएससी भी, और आप भी कंफर्टेबल हो जाओ। कई लोगों से तो काफ़ी बात हिंदी में ही हुई है, जैसे कंफर्टेबल रहते हैं। तो भाई पहली बात तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप हिंदी में वहाँ बात कर रहे हैं आपके नंबर कट ही जाएंगे, या आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे, इस बारे में देखो मैं श्योर हूँ नहीं। ये सब कुछ माइंडसेट पे डिपेंड करता है, बोर्ड मेंबर्स वगैरह। लेकिन अगर आप अभी इम्प्रूव तो एकदम नहीं कर सकते, तो इस बात का बैगेज लेकर मत चलो। ये देखो इफेक्टिवली अपनी बात कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं ये कहता हूँ, जो एक क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्टेड है, जैसे कि डेस्क्राइब योर सेल्फ, टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ, नाम का मीनिंग, कुछ बातें तो आपको पता है क्वेश्चन हो सकते हैं, वो अलग बात है शायद ना भी हो वो, उनको आप तैयार कर लो इंग्लिश में, कोशिश करो उनके लिए बोलने की। लाइक योर बीटेक प्रोजेक्ट, लाइक वेर यू आर वर्किंग, योर जॉब प्रोफाइल, योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आप कहाँ वर्क कर रहे हो, ये चीज़ें तो आप तैयार कर सकते हो। हाँ, सम ऑफ द अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चन हो या जनरल क्वेश्चन हो जो आपसे पूछे जाएंगे, आप उसको इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे, आपने तैयार नहीं किया, तो उसमें घबराने की बात नहीं। सिंपली यू कैन सर कैन आई एक्सप्लेन इन हिंदी, वो कह देता है ठीक है, तो आप उसको प्रॉपरली बता दो। अगर अच्छे से आप हिंदी बोल कर ही बता दोगे ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम ये होती है ज़्यादा नेगेटिव कि अपनी मदर टंग को, हिंदी के को भी हम सही से जब नहीं बोलते वहाँ पर, वो दिक्कत आती है उसमें भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, इस बारे में ध्यान रखो। जो लोग नहीं बात कर सकते इंग्लिश में प्रॉपर, कोई घबराने की बात नहीं। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के मार्क्स अच्छे नहीं आए, अच्छे मार्क्स फिर भी आते हैं। हाँ,
अब इसमें जैसे कि वाइवा के बारे में बात हो रही थी और एक और चीज आगे मैं लेता हूं इसमें जरा। यस, आई डोंट नो। बहुत से सवालों का जवाब होता है आई डोंट नो, होता है ना, आई डोंट नो। इसके बारे में क्या होता है? देखो, इसका रोल इंटरव्यूज में बिल्कुल वही है जो क्रिकेट में, भले T20 वनडे टेस्ट हो, T20 में भी जो डॉट बॉल का होता है, ठीक है ना। भले ही कोई बैट्समैन 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन बनाता है, डॉट बॉल तो वो भी खेलता है, कुछ प्लेट तो वो भी करता है, बिल्कुल। तो यही बात ध्यान रखो, आप कितना भी अच्छा स्ट्राइक रेट करोगे, कुछ भी इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आई डोंट नो। ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं है, पहली बात तो ये समझो कि आप कुछ भी लिखाओगे थोड़े बहुत नंबर तो मिल जाएंगे, वो अलग चीज़ होती है। गेट एग्जाम हो, इंजीनियरिंग सर्विस प्रीमेन हो, उसमें भी ऐसा नहीं होता, आप कुछ भी लिखाओगे। खैर, ऑब्जेक्टिव तो अलग बात हो गई। कन्वेंशनल क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था ऐसा नहीं है, कुछ भी लिख जाओगे कुछ तो नंबर मिल जाएंगे। जानते हो, ठीक है, गलत नहीं लिखो, बिल्कुल इंटरव्यू में भी वही वाइल्ड गैस, तुक्के नहीं लगाने, गलत आंसर नहीं करना है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछे जाएंगे जिसका आंसर आई डोंट नो होगा। वाई? मैंने कहा था पर्सनालिटी टेस्ट है, वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनालिटी इज द वे हाउ वुड यू कर्टेल सॉरी। कि अगर आपको कोई बात नहीं पता, आप सॉरी कैसे कहते हो? भाई वो देखना चाहते हैं बोर्ड मेंबर कि आप सॉरी कहने का आपका तरीका क्या है, अपोलोजाइज करने का तरीका क्या है, आपका कॉन्फिडेंस उस टाइम लूज होता है कि नहीं, या आप उस टाइम भी कॉन्फिडेंट रहते हो, कैसे बिहेव करते हो। तो ध्यान रखो, आपके डीएफ को देखकर, आपकी टेक्निकल नॉलेज को, आपका इंटरव्यू बड़ा अच्छा जा रहा है 10 मिनट, ये भी लग गया कि स्टूडेंट बहुत अच्छा है, टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है, सब कुछ है, फिर भी कुछ क्वेश्चन कहीं ना कहीं से ऐसे पूछे जाएंगे कि आप आई डोंट नो बोलो। देखो, ये खुद का मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो सन 2000 से बीटेक के बाद से टीचिंग प्रोफेशन में आ गया था, कोचिंग में। इसलिए जहाँ तक बात है टेक्निकल, जब इतने साल पढ़ाते हो गए, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा टेक्निकल ऑब्वियसली कंपैरेटिवली अच्छा था, लेकिन कई क्वेश्चन का आंसर आई डोंट नो कहने पड़ते थे मुझे। वो अलग बात है जब क्लास में अगर वही क्वेश्चन मुझसे स्टूडेंट पूछ ले उसके बाहर, तो शायद मैं आंसर कर भी देता, लेकिन इंटरव्यू का स्ट्रेस मुझ पर जब भी रहता था, इतने साल पढ़ाने के बावजूद भी, सारे सब्जेक्ट इसी के पढ़ा तो उस टाइम में लगभग, फिर भी कि कुछ कहना पड़ता था, बाद में लगता था ये तो मैं आंसर कर सकता था। लेकिन देखो, वो चीज़ें होती हैं नेचुरली, और वो चाहते हैं आपको वहाँ लाकर उलझाते हैं, इतनी डेप्थ में ले जाएंगे, आपके सिलेबस से बाहर ले जाएंगे कि आपको आई डोंट नो कहना पड़ेगा। तो इसके लिए तैयार रहना है। वो भी नहीं होगा तो एब्सर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपसे पूछ लेंगे, भाई ये जो पोर्सिलेन की डिस्क होती है किस लिए होती है टावर में? आप बता देंगे इट इज़ फॉर इंसुलेशन पर्पस। अच्छा, व्हाट इज़ द रेटिंग, व्हाट आर देयर फंक्शंस, अर्थिंग एटसेट्रा, सब बता रहे हो आप। आपसे कुछ ऐसा पूछ लेंगे, अच्छा एक बात बताओ भाई, उस कंट्री में अब टावर हमने देखे कई ऐसे कि वहाँ तो इंसुलेशन है ही नहीं, डायरेक्ट तार कनेक्ट है, ऐसा कैसे पॉसिबल, उसमें क्या टेक्नोलॉजी, ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये बात आपने कहीं सुनी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल अजीब सा लगेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, हमने पढ़ाई नहीं। व्हाट इज द आंसर? आई डोंट नो। ठीक है ना, उसमें तुक्का लगाना ही नहीं है, क्यों? ऐसा कुछ होता ही नहीं। कई बार वो लोग ऐसी बात भी पूछ लेते हैं टेक्निकल में, हम भी जानबूझ के ऐसी बात पूछ लेते हैं स्टूडेंट से कि कुछ ऐसा होता ही नहीं है। अगर आप तुक्का लगाओगे तो ऑब्वियसली आप कुछ भी कोशिश करोगे आंसर करने, गलत है। हम सुनना चाहते हैं आई डोंट नो, कि ये अभी भी कहता है नहीं। अगर उसमें आप कॉन्फिडेंट दी सॉरी सर आई डोंट नो, तो बस ठीक है, हो गई बात। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने बताया कि पेशेंस चेक करने का क्या तरीका होता है, खासतौर से टेस्ट मैच में आपने देखा होगा कि बाउंसर पे बाउंसर पड़ते हैं, और कई बार T20 में भी देखा होगा, अगर 3 या 4 बॉल डॉट बॉल निकल जाए एक ओवर में, 5वीं बॉल पे कितना प्रेशर होता है बैट्समैन पे, है ना। यही ट्रैप होता है, क्योंकि पता है 4 बॉल डॉट बॉल निकल चुकी, 5वीं बॉल पे फील्ड इतनी अटैकिंग होती है और वो लोग तैयार रहते हैं, और बॉल ऐसी डालता है बॉलर कि बैट्समैन को इनवाइट करता है, आ जाओ अटैक करो, हुक शॉट, पुल शॉट, कुछ तो लगाओ, लॉफ्टेड शॉट लगाओ, कि कम से कम मौका मिले आउट करने का। पता है प्रेशर है इस पे स्कोर करने का, बाउंड्री लगाने का, और वही ट्रैप में फंसता है। बिल्कुल यही ट्रैप आपके लिए होता है। जानबूझकर कई बार 5-6 क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं बिल्कुल आउट ऑफ द वे, बिल्कुल एब्सर्ड। जैसे
इंडियन सर्विस के इंटरव्यू में सिटीजनशिप के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ ले गए। चलो इतना ठीक है भाई, क्राइटेरिया क्या है इंडियन सिटीजन के लिए, कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के। जीएस इतने तो ऑब्वियसली इंजीनियरिंग सर्विस वाले नहीं पढ़ते, लेकिन कई लोग जो सिविल सर्विस की तैयारी भी कर रहे होते हैं आंसर दे देते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई उस एयरवेज की, कतर एयरवेज की फ़्लाइट है, उस कंट्री के ऊपर है, इंडियन सिटीज़न है, मदर ये फादर ये, अगर वहाँ बेबी बोर्न होता है उसकी सिटीजनशिप क्या होगी। इमेजिन कर सकते हो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, जिसका आंसर शायद सिविल सर्विस के एक्सपर्ट भी एकदम ना दे पाए। कुछ भी ऐसा पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना, कि भाई ये जो रॉकी और एंडीज माउंटेन चेन है उसके बारे में ये बताओ, वहाँ पर ये है वो है, अलास्का कितने साल पुराना है, क्या था वहाँ, कौन सा मिनरल है। अब ये चीज़ें इतना डिटेल में कहाँ पढ़ी ज्योग्राफी, और जिसने पढ़ी हो शायद उसको पता नहीं। तो ये जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, 4-5 क्वेश्चन जब ऐसे हो जाएंगे ना, अब हर कोई कैंडिडेट घबराहट में आ जाता है। अगला क्वेश्चन कुछ भी आएगा वो कुछ ना कुछ जवाब जरूर देगा उल्टा सीधा, बस वही टेस्ट करना होता है, पेशेंस। स्ट्रेस टेस्टिंग वही होती है, कितना जोर डाले, कितना स्ट्रेस डाले, कंप्रेशन या एक्सपेंशन किए टूटने की कगार पर आ जाए, ब्रेक डाउन लिमिट आ जाए, तो आपकी लिमिट भी वही। जब उनको लगता है कि कैंडिडेट अच्छा है, बायोडाटा देखकर सब कुछ, कुछ आंसर देखकर, तो जानबूझ के वो तंग करते हैं फिर सब लोग, कि भाई स्ट्रेस डालते हैं ये वाला। आप ये कहोगे मुझे सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं, सॉरी, फिर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कभी कभी होता है ऐसा, ज़्यादातर तो मतलब आपसे अगर पूछता जाता है भाई एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कह दे सर मैं डिजिटल कम्युनिकेशन में कंफर्टेबल हूँ, मैं फीडबैक एम्पलीफायर में कंफर्टेबल हूँ, उसी से क्वेश्चन होंगे। कई बार वो एक चीज़ से क्वेश्चन पूछ रहे, कंट्रोल सिस्टम स्टेबिलिटी, आप अनकंफर्टेबल हो, नहीं आप कहो सर आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, तो समझ जाते हैं कि भाई इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं बता सकता, फिर भी पूछे जाएंगे जानबूझकर, वो इसलिए आपको लगता है ना पता नहीं बार बार वही क्यों पूछ रहे थे। वो सिंपली ये देखना चाहते हैं हाउ वुड यू हैंडल द स्ट्रेस हेयर। इतने क्वेश्चन आपसे अजीब गरीब पूछ लिए गए, आई डोंट नो कई बार हो चुका, फिर भी आपने कहते हैं ना अपना पेशेंस बनाए रखा, आप फिर भी आई डू नॉट नो बोल रहे हो। और इसी तरह होता है कि कई बार जैसे मेरे साथ ये हुआ था 2007 यानी 2008 में जो इंटरव्यू था, कि ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने आई डो नॉट नो ही कहे थे, फिर भी मुझे बढ़िया मार्क्स मिले थे। तो मुझे रियलाइज़ यही हुआ था उस टाइम तक, अंदाज़ा ये हुआ था बाद में कि शायद उनको लगा था कि भाई जो ये क्वालिफाई कर चुके, पहले चारों बार रेलवे एमईएस सब कुछ मिल चुका उस हिसाब से, इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं वो अलग बात है, मैंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया था। तो लगता है कि कैंडिडेट ठीक है, जब टीचिंग प्रोफेशन में आया तो भाई टेक्निकल नेचुरली सही हो गया, ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात है, जो कोई पढ़ाएगा उसका टेक्निकल अच्छा हो जाता है। तो उन्होंने जानबूझ के मुझे टेक्निकल भी ऐसे क्वेश्चन में उलझाया था और पर्सनल क्वेश्चन भी ऐसे उलझाया था कि आई डो नॉट नो करता गया मैं। वो अलग बात है, मैं इतना कंफर्टेबल था क्योंकि मुझे इतना कोई वो नहीं था कि मुझे ज्वाइन करना ही है, तो ठीक है, आई डो नॉट नो पूछा, उनको लगा कि ठीक है स्ट्रेस हैंडल कर सकता है आदमी। भाई एज एन ऑफिसर आपके सामने बहुत सिचुएशन आएगी, आपको आई डोंट नो कहना पड़ेगा, तो वहां भी आपको एक कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है, ये बात है समझ में। तो इसलिए ध्यान रखना है, वाइल्ड गैश बिल्कुल नहीं। किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा आइडिया है आपको, 70% आप श्योर हो, 30% नहीं, आप कह सकते हो सर आई एम नॉट श्योर बट कैन आई गैश, कहते हैं ठीक है बताओ कुछ, फिर आप बता सकते हो, बिल्कुल तुक्का नहीं लगाना है, बोलते जाओ आई डोंट नो बोल दो, सिंपल सी बात है। हाँ, अब ये आई डोंट नो हर जगह काम भी नहीं करता। जैसे मैंने शुरू में कहा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम मिस्टर दिस दिस दिस, आप उसमें को अपने नाम का मतलब नहीं पता, भाई ये तो गलत बात है, आपने जानने की कोशिश नहीं की इसका मतलब कभी भी, ये फिर आई डोंट नो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आपसे पूछा जाए कौन सा मोटर यूज होता है सीलिंग फैन में, आप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बता रहे, वर्किंग यू आर अनेबल टू एक्सप्लेन, आप कह सकते हो सॉरी सर आई एम अनेबल टू रिकॉल द वर्किंग। लेकिन अगर आपको ये नाम ही नहीं पता तो भाई ये बलंडर होगा, फिर ये मिस्टेक नहीं, यहाँ आई डोंट नो नहीं चलेगा। कैपेसिटर क्यों यूज होता है इसमें, स्टार्टिंग के लिए, इतना तो सभी को पता है, इतना तो याद रहेगा। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो 10 साल किसी दूसरी फील्ड में काम करता है, कभी मतलब भी नहीं रहा, इतनी बातें तो जब भी याद रह जाती हैं। हाँ, ये पूछा जाए भाई कैपेसिटर कैसे हेल्प करता है स्टार्टिंग में, आप ये ध्यान नहीं है तो कोई बात नहीं, फंक्शनिंग थी भूल गए,
इसी तरह बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर अगर आप ये बता दो उसमें कि भाई ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन उसमें आप ना बता पाओ तो भाई ये तो कोई बात नहीं है, ट्रांजिस्टर तो सभी लोग जानते हैं इतना तो, ठीक है ना। डेरिवेशन हैं, चीज़ें हैं, कुछ बातें नहीं समझ नहीं याद रही तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्लंडर ऐसे छोटे क्वेश्चन में भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह जैसे कि मैंने एक आध बार यही पूछा, क्योंकि मैं खुद IIT रुड़की से हूँ तो एक DF आया था जिसमें IIT रुड़की का स्टूडेंट था बीटेक वो, और अभी परसुइंग है 4th ईयर में। तो मैंने कहा भी कि भाई हु इज़ HOD इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, वो इसलिए क्योंकि मेरा थोड़ा सा पर्सनल इंटरेस्ट आ गया कि मैं जानना चाहता। अब उसने कहा आई डोंट नो, ये चीज़ मुझे नेगेटिव लगी, क्या यार इतना तो ध्यान रहता ही है। उसमें चल जाता कि चलो मैं ये मानता हूँ कि 1-2 दिन में बदल गए HOD, पुराने वाले नाम बता देता हूँ, नहीं भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और देखो आप जो है इसमें बच भी नहीं सकते, क्यों? ये रहेगा सबके पास, एकदम गूगल पे वो लोग सर्च कर लेते हैं, एकदम सर्च कर लेंगे वो लोग कि अच्छा ये नहीं पता, देखो ये रहा। यहाँ ना तो वाइल्ड गैस चलता, तुक्का नहीं लगा सकते, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ना भाई। इसी तरह जब हॉबीज़ के बारे में आते हैं उसमें कुछ चीज़ें, हॉबीज जनरली कई लोगों ने क्रिकेट लिख रखे थे, क्रिकेट के बारे में था। अब क्वेश्चन पूछा हु इज़ होल्डिंग द रिकॉर्ड ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंचुरीज इन इंटरनेशनल क्रिकेट। भाई ये तो जो क्रिकेट कुछ भी नहीं देखता, सचिन के बारे में इतना तो वो भी जानता है। अब जब यही आंसर नहीं बताया तो मुझे वैसे ही लगा कि अब इससे क्रिकेट के बारे में तो चाहता अच्छे क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि मेरा खुद का इंटरेस्ट है क्रिकेट में। एक पर्सन ने बताया कि हॉबी क्या है, तो उसने महाभारत बताया था। फिर मैंने पूछा कि ब्यास चोपड़ा की महाभारत देखे है, तो कहा कि हाँ सर वही वाला मुझे। अब सही बताऊं, वो खुद मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, मैंने खुद कई बार देखी वो। अब कई बार ऐसे ऐसी चीज़ें फंस जाती हैं, अब उससे सिंपल क्वेश्चन पूछे वही नहीं बताए। जब आपकी हॉबी आप ये कह रहे हो उसमें आपको सिंपल बातें ही नहीं पता, बहुत डेप्थ की नहीं पता, अलग बात है। और ज़रूरी नहीं बोर्ड मेंबर को उतना भी ना पता हो, लेकिन वो तो सर्च कर लेगा ना एकदम, ठीक है ना। कि अर्जुन का बेटा अभिमन्यु था, अभिमन्यु के बेटे का क्या नाम था, इसमें आ जाएगा परीक्षित था उसका नाम, जो भी या कुछ भी, वो चीज़ें नहीं ध्यान है। अब ऐसी चीज़ों में आई डोंट नो जरा वो थोड़ा नेगेटिव जाता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। हाँ डेप्थ का क्वेश्चन आ जाए किसी भी चीज़ में तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने कहा था DF में आप जो मेंशन कर रहे हो उसके बारे में बेसिक क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो पढ़ कर जाओ, और ये आपको बड़े अच्छे से बताया भी गया। चलो खैर, लास्ट थिंग, योर आंसर शुड बी कंसाइज। देखो कई बार क्या होता है, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन बोलना शुरू किया किसी बोर्ड मेंबर ने, और आपको लगा, कई बार क्या होता है हम पहले ही खुश हो जाते हैं कि ये तो मुझे पता है। जैसे ये कहा भाई कैन यू एक्सप्लेन दी प्रोसेस ऑफ टॉर्क जनरेशन इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। क्वेश्चन इतना ही आया, प्रोसेस ऑफ टॉर्क जनरेशन इन 3 फेज, आपको लगा है तो मैं जानता हूँ, एकदम बोलना शुरू किया, ये बात बहुत गलत हो जाएगी। वैसे भी नॉर्मल सी बात कहते हैं कि भाई किसी की बात काटनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। मतलब फॉर्मल प्लेस पर तो, घर में या दोस्तों में वो अलग चीज़ है कैसे हम बिहेव करते हैं, लेकिन वहाँ और कम से कम एक सीनियर मेंबर जो आपके मार्क्स डिसाइड, आपका फ्यूचर डिसाइड करने जा रहे हो इस टाइम पर, ठीक है ना। तो ये बात सबसे पहले तो आप सही भी बता दोगे आंसर, उनको हर्ट कर जाते हैं। अब उसे ये कहें कि भाई सेल्फ एस्टीम हर्ट करता है, उनका सेल्फ रेस्पेक्ट या ईगो हर्ट करता है, ईगो सारा नेगेटिव सेंस में आ जाती है, लेकिन देखो जनरली वो चीज़ आ जाती है उस टाइम पर, ठीक है ना। ये अक्सर एक टीचर के साथ भी होता है, जो होना नहीं चाहिए, मैं इसको ये नहीं कहता हूँ कि नेचुरल होना चाहिए, ये हमारे साथ भी जाता है। अगर हम 300 बच्चों की क्लास पढ़ा रहे, कोई स्टूडेंट हमसे आगे आगे बोलता है, हमें बुरा लग जाता है कई बार वो। अब उसे सेल्फ रेस्पेक्ट कहीं है वो, खैर चलो जो भी है वो अलग डिस्कशन है, लेकिन ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, बात बीच में नहीं। उनको आपका अपना क्वेश्चन पूरा करने दो, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। अच्छा, और ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन कुछ और पूछा आप कुछ और आंसर कर रहे, ध्यान से क्वेश्चन सुनो। पर्सनैलिटी की एक एस्पेक्ट ये भी है, कम्युनिकेशन तो बताया था, इफेक्टिव लिसनिंग स्किल, कि आप किसी की बात कितना ध्यान से सुनते हो। अब जैसे मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टॉर्क जनरेशन इन द इंडक्शन मोटर, ओके, इन दिस प्रोसेस एक्सप्लेन व्हाट इज द स्लिप फ्रीक्वेंसी। मतलब क्वेश्चन ये था कि टॉर्क डेवलपमेंट को पूरा आप एक्सप्लेन करो, बस उसमें स्लिप फ्रीक्वेंसी टर्म बता दो।
यानी थोड़ा शॉर्ट करना है। अब आप पूरा का पूरा टॉर्क प्रोसीजर बता रहे हैं, उसके बाद स्लिप फ्रीक्वेंसी पे आ रहे हैं। आपको उसमें बताना है कि करंट आर इंड्यूस्ड इन द रोटर, देयर इज रिलेटिव स्पीड, स्लिप इज देयर, द इंड्यूस्ड EMF फ्रीक्वेंसी इन रोटर इज द स्लिप फ्रीक्वेंसी। यहाँ आंसर कंसाइज रखना है। लेकिन क्या आपने क्वेश्चन पूरा ध्यान से नहीं सुना और वो बता रहे, फिर जब वो टोक के कहते हैं रुक जाइए, लिसन द क्वेश्चन, व्हाट डिड आई से, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट टॉर्क डेवलपमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट स्लिप फ्रीक्वेंसी इन दिस प्रोसीजर। क्या आपने ये पढ़ा है टॉर्क डेवलपमेंट स्लिप फ्रीक्वेंसी का? आप ये कहो यस आई स्टडीड, देन व्हाट इज स्लिप फ्रीक्वेंसी बताने की। तो इसलिए कहा गया बहुत ध्यान से सुनो, लिसन, थिंक एंड स्पीक जो मैंने कहा है। और आंसर जरूरत से ज़्यादा लंबा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई टॉपिक आपके इंटरेस्ट का है, आपसे उसमें पूछा गया, कुछ आप ज़्यादा बता रहे, समझ गए बात, आप ज़्यादा बताने लग गए, क्या आपको लगता है तो मैं ज़्यादा बता दूंगा मेरे नंबर ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे? नहीं, ऐसा काम जब भी नहीं करना चाहिए अगर कोई आदमी बहुत ही एक्सपर्ट हो उस फील्ड का, ठीक है ना। देखो जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हुए मुझे 25 साल हो गए पूरे, तो हालांकि मैं सही कह रहा हूँ, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं कि मैं एक्सपर्ट हूँ उसमें, पढ़ाता हूँ सारे सब्जेक्ट, ठीक है भाई, ठीक है, स्टूडेंट पसंद करते हैं वो मान जाते हैं, बात ये। लेकिन अगर जैसे कि आज के टाइम में इंटरव्यू हो जाए और मुझसे पूछ लो और मैं ज़रूरत से ज़्यादा बता दूँ आगे की बात, स्कॉट कनेक्शन 3 फेज ट्रांसफार्मर मुझसे पूछ लिया और मैंने उसको आगे का बता दिया, 3 फेज से 2 फेज कन्वर्जन, ये बस ये बताना था, उसमें मैंने हार्मोनिक एटसेट्रा पता नहीं क्या क्या बता दिया, अर्थिंग बता दी। क्वेश्चन को इतनी डेप्थ में ले जाएंगे वो लोग कि कोई भी पर्सन बैठा होगा सामने उलझ जाएगा। मतलब ये रिस्क तो किसी को भी नहीं लेना चाहिए, ये वाला रिस्क तो किसी को भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। स्टूडेंट भी कितना इंटेलिजेंट हो वो भी नहीं, जब एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने सोच लिया कि उलझाना है तो उलझा देगा। बस जितना क्वेश्चन पूछा गया आप रुक जाओ, उसके बाद उसमें से वो क्वेश्चन पूछेंगे। जब कई लोग सोचते हैं कि ये टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसमें ज़्यादा बताऊंगा, इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा है मेरा इंटरव्यू यहीं पर आ जाएगा, हो सकता है, लेकिन वहाँ रिस्क फैक्टर हो जाएगा, डेप्थ में चले जाएंगे फिर कि अच्छा इसके बारे में ज़्यादा बता रहे हो हमसे ज़्यादा, तो ये चीज़ हो जाएगी, ये चीज़ भी गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए क्या क्या है ना, लिसन, थिंक, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सुनो, सोचो, फिर बोलो, तोलो फिर बोलो, ठीक है ना। पहले समझना है और आंसर अपना कंसाइज भी रखना है, छोटा आंसर रखना है जितना। दूसरी बात, कई बार क्वेश्चन नहीं समझ में आया, पूछा क्वेश्चन कुछ है, आप कुछ और बता रहे हो, फिर वो टोकते हैं, होल्ड ऑन, माई क्वेश्चन इज नॉट दिस, लिसन केयरफुल्ली, माई क्वेश्चन वाज दिस। उसमें आप खुद शर्मिंदा हो जाते हैं, सॉरी सर। ये चीज़ भी पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट है। क्यों? कई बार होता है ना कि कुछ चीज़ जोश में आ गए, हम अच्छा आंसर, हमारा इंटरव्यू अच्छा जा रहा है, कई बार घबराहट हो गई हमें, उसमें हम ये करने लगते हैं कि कुछ का कुछ बता रहे हैं ना। ध्यान से सुनना है, जल्दी आपको नहीं है, जल्दी उनको ज़रूर हो सकता है बहुत लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट कराने, आपका इंटरव्यू ठीक है 25 का 30 मिनट हो जाए, जाने दो टाइम, अच्छा टाइम तो बीत रहा है। नहीं समझ में आया क्वेश्चन, 2 बार नहीं 3 बार पूछो, सॉरी सर, सॉरी प्लीज सर, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, आई एम अनेबल टू लिसन। आप उसमें कह सकते हो, सॉरी जरूर बोल दो उसमें कि भाई गलतियाँ क्यों नहीं समझे पहली बार में, सॉरी सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। 2 बार क्वेश्चन आपने उनसे रिपीट करा लिया, फिर भी आपको लगता है नहीं सॉरी आई डो नॉट नो, वो कोई गलत नहीं होगा। हमें जरूर लगता है कि मैंने 2 बार पूछा फिर भी नहीं बता पाया, लेकिन वो कोई गलत नहीं। उसमें आप उनसे पूछो, भाई रिपीट करेंगे क्वेश्चन को, वो उन्हीं का जो टाइम जा रहा है आपका टाइम जा रहा है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह बिल्कुल इसमें रैपिड फायर राउंड जो होता है ना, आजकल कई जगह चलता है, वो पता नहीं कुछ न्यूज़ चैनल पे कहीं पर कि 5-7 क्वेश्चन पूछेंगे, आप जवाब दो जल्दी जल्दी। रैपिड फायर राउंड नहीं खेलना होता पर्सनालिटी टेस्ट में। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया और आप एकदम आंसर दे रहे, हाजिर जवाबी, कोई मुशायरा चल रहा है फटाफट ये और वो चीज़ें नहीं होती। वो एक्चुअली यूट्यूब पे कई लोग ऐसी वीडियो बना देते हैं मॉक इंटरव्यूज़ की, कुछ ऐसे कि देखो कितनी जल्दी जल्दी जवाब दे रहा है, वाह क्या कैंडिडेट है, तो आपको भी लगता है मुझे भी ऐसे होना है। भाई वो सही नहीं, उसके बारे में अलग से एक वीडियो बना दूंगा। यूपीएससी में सिविल सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस के बारे में क्या क्या इल्यूजन फैला रखे, कितनी गलत गलत बातें बता रखी हैं सोशल मीडिया पे। पूछे गए सवाल, कई क्वेश्चन तो मतलब सॉरी टू से कि डबल मीनिंग वल्गर टाइप के क्वेश्चन है। अरे भाई एक बात बताओ, पढ़े लिखे लोग वहाँ डिग्निफाइड लोग बैठे हैं, कोई ऐसी बात करेंगे क्या बेवकूफ़ी की?
कि आईएएस में पूछे गए सवालों के जवाब अजीबोगरीब ऐसे ऐसे अजीब, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपसे दीवार का रंग पूछेंगे, पीछे की दीवार का क्या है, पंखे का रंग क्या है। ये सब बेवकूफ़ी के लिए बना रखे हैं लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, तोलो फिर बोलो, उसके बाद थोड़ा सा फ्रेम करो दिमाग में आंसर, फिर बोलना शुरू करो। हाजिर जवाबी एकदम नहीं। क्यों? होता क्या है कई बार, जैसे कि क्वेश्चन को पूरी तरह सोचा नहीं, थोड़ा सा पता है, हम बोलना शुरू कर दिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई सिलिकॉन इज प्रीफर्ड टू जर्मेनियम इन ऑल द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब उसमें जवाब देना शुरू किया, बिकॉज सिलिकॉन इज एबंडेंट इन नेचर, इट्स थर्मल लिमिट इज हायर, इट कैरी हायर करंट देन द जर्मेनियम, इट्स पीआई इट्स पीक इनवर्स वोल्टेज इज हायर। गड़बड़ हो गया ना, बीच में हिक्कप आ गया, बोलते बोलते रुक गए, क्यों? जबान हमारी तेजी से चल रही, दिमाग सोच नहीं पा रहा। There should be proper coordination, proper synchronization, proper handshaking between your mind and your speech, your tongue। भाई जो यहाँ से आएगा वही तो बोलोगे, कुछ एब्सर्ड थोड़ा ही बोल दोगे वहाँ। तो इसमें आपको जल्दी क्या है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा और एकदम आंसर कर दे। 5 सेकंड का टाइम तो इनहेरेंट होता है, आप ले सकते हो डिले। सीधा क्वेश्चन सोचो थोड़ा, जानते हो जब भी दिमाग में थोड़ा सोच लिया, अब बोलना शुरू करो। कहते हैं ना, सोच के बोलने वाला समझदार होता है, बोल के सोचने वाला नहीं। ध्यान रखना, वो बोल के सोचे। कई बार एकदम बोलता है, फिर कहते हैं अच्छा पक्की बात, श्योर, सॉरी सर, वो गड़बड़ होता है। भाई कर क्यों रहे, आप खुद गलती कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा सोचना है 30 सेकंड भी, तो फिर आप बोलो कि सर प्लीज़ लेट मी थिंक। कहते हैं ओके ओके ठीक है, सोचो कोई बात नहीं। उसके बाद भी नहीं आता, सॉरी आई डू नॉट नो। आता है तो आप बना दो प्रॉपर आंसर। 5 सेकंड के लिए कहने की जरूरत नहीं, लेट मी थिंक। 5-7 सेकंड तो वैसे ही ले जाते हो, 30 सेकंड 1 मिनट भी लेना है तो भी। अच्छा, कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं मैं जो जिनकी कम्युनिकेशन स्किल, सॉरी मतलब जिनका इंग्लिश थोड़ा सा पुअर है। टेक्निकल क्वेश्चन में भी, कहीं में भी अगर आपसे पूछा जाता है तो आप एक चीज कह सकते हो, सर कैन आई एक्सप्लेन विद द डायग्राम। पेपर पेन आपको मिलेगा, आप उस पर समझाओ। अगर ऐसे बोलने में लगता है ना, जैसे पूछ लिया गया what are the application of the what are the speed torque characteristic of the series motor, how it can be used। अगर आप इसको बताओ, no load speed is very high, as speed increasing torque is going on decreasing, so it is having very high traction। ये बोलने में स्टूडेंट को दिक्कत आ सकता है, मैं मानता हूँ कुछ को, कोई दिक्कत नहीं। सर कैन आई एक्सप्लेन विद द डायग्राम। आप डायग्राम बनाओ, सबका ध्यान वहां लग जाएगा, आपके बोलने पर नहीं जाएगा। सर दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज हायर, दैट्स वाई इट कैन बी यूज फॉर ट्रैक्शन वेयर देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रोलिक। उसमें एक तो अच्छी बात है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, टाइम भी निकल जाएगा और अच्छे समझा सकते हो। ज़्यादातर क्वेश्चन को आप बोलो कैन आई एक्सप्लेन विद द डायग्राम। मैंने ये चीज़ कई बार की है। मैंने तो नॉन टैग क्वेश्चन में कई बार ये वाली बात किया, कुछ जैसे जनरल चीज़ एक्सप्लेन करनी थी, कुछ फिनोमेना पूछ लिया गया, ठीक है ना। फॉरेन रिलेशन पे कभी कुछ क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने इसी तरीके के, सपोज दिस इज द कंट्री, दिस इज द एक्सपोर्ट दिस बिलियन, दिस इज द इम्पोर्ट दिस बिलियन, दिस इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट, सो दिस मच वी हैव टू मिनिमाइज दिस, देन वी हैव टू वर्क ऑन दिस सेक्टर। मैं तो वहाँ ये भी बताता था इस तरह, आपको भी ये चीज़ प्रॉपरली समझानी है। कम्युनिकेशन का एक तरीका है। ये मत सोचो कि पेन और पेपर उठाना ही नहीं है और वहाँ लिखो, आप अच्छे से लिखो, आराम से, जल्दी नहीं। क्या जल्दी, आपको अच्छे से डायग्राम बनाओ, समझाओ उन लोगों को, उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ आप अच्छे से बता रहे हो। देखो एक बात ध्यान रखो, यूपीएससी, मैंने जितना यूपीएससी को देखा है इंटरव्यूज के बारे में, ठीक है ना भाई, 5 बार आईएएस क्वालिफाई किया, इसलिए बता रहा हूँ बार बार कि जिससे कि आपको मेरी बात पे यकीन हो जाए। तो उनके जो है ना तरीका बड़ा अच्छा होता है, बहुत कंफर्टेबल लगता है, वेरी कोर्डियल। बहुत रेयर केस होता है कि कभी गुस्सा आ जाता है उनको, कोई इंसिडेंट हो गई, अदरवाइज ज़्यादातर कोर्डियल देंगे। वो भी जब ब्लंडर करते हो आप, जो मैंने बताया आपको छोटी मोटी बातों में गलती, वरना आपको हमेशा ये कहेंगे ओके ओके प्लीज़ प्लीज़ कैरी ऑन। नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है सोच लो, कोई बात नहीं, प्लीज़ टेक वाटर। आपको इतना तरीके से लेगा। मैंने बताया था मॉक इंटरव्यू के टाइम में कि हम तो थोड़ा सा आपको जरा तपा भी रहे, ठीक है ना, थोड़ा डरा भी रहे, वो लोग नहीं डराएंगे, वो तो हमें ट्रेनिंग देनी है आपको। तो इसलिए बहुत कोऑर्डिनेट रहेगा, आप बस अपना पेशेंस बनाए रखें उसमें।
ठीक है ना, तरीके से बात करें, मतलब सोचे और थोड़ा जब बताएं, आंसर कंसाइज रखें, ये वाली बात पर। ऑब्वियसली ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपसे बोल दिया जाएगा कि ठीक है, जैसे कई लोगों को लगता है कि बस मुझे जल्दी भगा दे, 90 नंबर देने, ठीक है मेरा तो कुछ भी आ जाए, रैंक आ जाए, क्यों कह देंगे जाइए। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर इंटरव्यू आपका 10 मिनट में भी खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरव्यू खराब है। कई बार ये होता है कि कैंडिडेट इतना ज़बरदस्त है कि उसके बारे में जो जानना जान लिया 10 मिनट, अरे बढ़िया कैंडिडेट, आपस में कुछ इशारा करते हैं, ठीक है यू कैन गो, उसमें भी लगता है पता नहीं क्यों जल्दी छोड़ दिया, बस उनको जानना था जान लिया। हाँ, 1% ऐसे भी हो सकता है कि कैंडिडेट कुछ बता ही नहीं रहा, उन्होंने सोचा भाई इससे अब क्या पूछे, वो केस कम है। ज़्यादातर जो जल्दी हो जाता है ना, उसमें फिर उनको ये लगता है कि भाई ठीक है तो जानता है सब कुछ, क्या देखना, अच्छे नंबर दे देते हैं इसको, हमने डिसाइड कर दिया इसके मार्क्स। जब आप लोग नहीं परफॉर्म कर पा रहे या कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा कुछ भी, तो फिर वो बदल बदल के चीज़ें पूछते हैं, क्वेश्चन दूसरे टॉपिक से पूछेंगे, कुछ हल्के पूछेंगे, कुछ और, चाहते हैं कि कुछ तो आप बताओ, ठीक है ना। और देखो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है, आउट ऑफ 200 अगर मार्क्स किसी से 100, किसी के 100 से कमा रहे, कई केस हैं जो 100 से कमाए, तो भाई उस इंसान ने बड़ी मेहनत की है अपने मार्क्स कम लाने के लिए, ठीक है ना। 100 से कम मार्क्स ऐसे ही नहीं आ सकते, बड़ी मेहनत की। जितनी मेहनत 150 नंबर लाने के लिए, कोई इससे ज़्यादा घटिया मेहनत करनी पड़ती है इतने कम लाने के लिए। 100 मार्क्स, 110, 120, मेरा मानना है ब्लंडर ना हो कोई, बस गड़बड़ ऐसी। ब्लंडर मैंने बताया आपको, जो नॉर्मल से क्वेश्चन है भाई, अपने घर के बारे में, नाम के बारे में ऐसी चीज़ नहीं बता रहे, या कोई बहुत उल्टा सीधा बता गए तुक्का मार के, जैसे आपसे पूछ लिया भाई आप ये बताओ आज के दिन बड़ा चेंज आया डॉलर के रेट में, व्हाट इज़ द रेट ऑफ डॉलर इन इंडियन रुपीज़। ये क्वेश्चन एक ऐसा देख लेना चाहिए, सेंसेक्स है, डॉलर का रेट क्या है उस दिन का, जिस दिन आपका इंटरव्यू, डेली भले नहीं देखते, अब तो मोबाइल है देख लो। लेकिन चलो अगर आपके ध्यान भी नहीं है, आपसे कहा जाए अच्छा अप्रोक्सीमेटली, ये हमें सबको पता है कि 85 88 के बीच कुछ ऐसा चल रहा है, 88 तक आ गया था, आज का मुझे पता भी नहीं। लेकिन अगर आपको 50, ये बलंडर होगा, क्यों, अरे भाई ये तो पता नहीं कितने साल पहले था, 80 चल रहा है, 84 85 इतना होगा तो भी ठीक है। जैसे इसी तरह आपसे चाइनीज युआन का रेट पूछ लिया जाए, वो तो टच में नहीं, साफ बोल दो आई डू नॉट नो, तुक्का मत मारना। तो जब ब्लंडर करते हो उसी में नंबर इस तरह घटिया होते हैं, और कई ब्लंडर, एक ब्लंडर पे भी नहीं, जब कई बार रिपीटेडली आप ऐसी गलती करते हो, और कई बार आप क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे हो, लेकिन आपकी बात करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज इतनी घटिया है कि उससे वो लोग तब जाते हैं जब मार्क्स कम हो जाते हैं। मैं कुछ आपको बता देता हूँ जो एक्सप्रेशन नहीं करना है। जैसे वो कुछ बता रहे, हाँ, हैव यू लिसन अबाउट DMRC, दिल्ली मेल रेटो प्रोजेक्ट, आप कहना चाहिए यस 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 सर। देन व्हाट इज द ट्रैक्शन वोल्टेज यूज्ड हियर, 25 kV समथिंग, यस यस। अगर आप, कुछ लोग क्या आदत होती है, नॉर्मल कैजुअली भी कई स्टूडेंट करते हैं ऐसे, और मैंने वैसे भी देखा अपने सराउंडिंग में, हाँ या ना नहीं करते, ऐसे करते हैं, ये चीज़ मुझे वैसे भी नहीं पसंद आती नॉर्मली भी। हाँ, हैव यू लिसन अबाउट दैट, हैव यू लिसन, ये बात तो वैसे नॉर्मली बेकार लगती है भाई, अपने बड़े भाई के सामने, टीचर के सामने या पेरेंट्स के सामने ऐसे करूँगा, उनको बुरा लग जाएगा, तो वहाँ तो फिर वो बोर्ड मेंबर है, ये नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना। और इसी तरह यस नो सही है, लेकिन ये एरोगेंस शो करता है, यस सर नो सर, फॉर्मली बिहेव करना है बिल्कुल, वहाँ पे उनको रेस्पेक्ट देना है, आप दे रहे हो रेस्पेक्ट, बात से नहीं लगना है। इसी तरह जैसे कई लोग बिल्कुल ये बैठ जाते हैं डरे हुए, अलर्ट यूँ, ये बहुत स्टूडेंट के साथ मैंने दिक्कत देखी, ऐसे बैठते हैं हाथ रखते हूँ, अलर्ट। भाई वो देखो पुलिस के इंटरव्यू वाले होते हैं, उनमें अलग चीज़ है, वो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर, बिल्कुल ये भी नहीं और बिल्कुल ऐसे भी नहीं डर के, आपको थोड़ा सा सही बैठना, हाथ ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे रख लो, सही बैठो कंफर्टेबली, थोड़ा सा स्माइल फेस पे। जब बात कर रहे हो, अगर बात करते हुए नहीं 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 ये नहीं था वो नहीं था, ऐसे ज़्यादा हाथ इधर उधर घुमाना, ये कैजुअल बिहेवियर शो करता है, ये भी गलत है। और बिल्कुल ऐसे बताना माय नेम इज़ दिस, माय नेम इज़ दिस, वो ऐसा लगता है रोबोटिक होना, वो भी गलत। थोड़ा बहुत हैंड मूवमेंट, मेरा मानना है थोड़ा सा कि चेस्ट के नीचे हैंड मूवमेंट, व्हेन वी आर डेवलपिंग दिस पर्टिकुलर थिंग देन इट हैपन्स, देन थोड़ा तो बहुत हैंड मूवमेंट होना चाहिए, जिससे कि उनको लगे कि हाँ आप नेचुरल भी बिहेव कर रहे हो और आपके बिहेवियर में है ये चीज़, रेस्पेक्ट देना।
तो ब्लंडर मतलब ये खैर बॉडी लैंग्वेज वाला, मैं ब्लंडर की कैटेगरी में नहीं देखता, गलती हो जाए तो इतना घबराना नहीं इसमें। तो ये ना हो तो ये मान दो मार्क्स से आप कितना जाएंगे। असल फाइट आपकी स्टार्ट होती है कि यहाँ 110 को 150 के बीच में कैसे इंप्रूव करके ले जाना। और देखो जहाँ तक बात है 150 प्लस मार्क्स कई बार आए हैं 165 भी, भाई उसमें फिर यह है कि कुछ किस्मत का खेल होता है, कुछ एक्सेप्शनल केस, उसका टारगेट वो अलग बात है। लेकिन हाँ मेरा मानना है मेहनत करोगे 130 135 और किस्मत ने भी साथ दिया 150 प्लस भी जा सकते हो। तो खैर देखो इसमें बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई और बहुत सारी बातें रह गई। मेरे ध्यान ये है कि एक बार मैंने फिजिकली जब इस बारे में अपने स्टूडेंट को बात की थी क्लास में, इंटरव्यू गाइडेंस, तो पूरे 4 घंटे लग गए थे अपनी बातें बताने में। उसके बाद में फिर 4 घंटे के बाद में ब्रेक दिया मैंने, स्टूडेंट के क्वेश्चन थे। अब ये ज़रूर है कि जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं कुछ बातों में उनको मज़ा इतना आता है, इसमें मैं कुछ किस्से कहानियाँ भी अपनी बताता था कि मेरे साथ ये हुआ था। आज तो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि टाइम में कम रखना चाहता जिससे कि इसी से आपको हेल्प मिल जाए। तो उसके बाद स्टूडेंट के डाउट थे और कि सर ये कैसे करें वो कैसे करें, फिर पर्सनली डाउट होता है मेरे डीएफ में है। तो ये बहुत लंबी चौड़ी बात है, आगे इस बारे में पूरी सीरीज़ लेकर आ जाऊँगा मैं, एक वीडियो सीरीज़ जिसमें आपको एक एक करके चीज़ें बताई जाएंगी। खैर इसमें फिर भी आपके जो क्वेश्चन है आप मैसेज कर दें, कमेंट के थ्रू बता दें। कमेंट करने में कई लोग ज़रा शर्माते हैं कि कोई कोई देखेगा कि भाई ये सवाल पूछ रहा है, तो आप ठीक है पर्सनली मैसेज कर दो जैसे आप प्रीफर करते हो। बाकी जो मैंने हमेशा कहा था, लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह मैं कहता नहीं, ठीक है ना। जो लोगों को लगेगा सही है वो लाइक करेंगे ही, और जब लगेगा ज़रूरत है तो शेयर भी कर देंगे, और आगे ज़रूरत है तो सब्सक्राइब, वो आपका ऊपर डिसीजन है। बढ़िया लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नहीं तो कोई बात नहीं, हम अपने आप इम्प्रूव करेंगे, ठीक है ना। हाँ मैंने पहले भी कहा था ना, तो आपको ऐसी चीज़ करनी चाहिए ना मैं करता हूँ, गिड़गिड़ाना नहीं है हमें, लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए ना मैं करता हूँ। और आपको भी एटीट्यूड रखना है इंटरव्यू के टाइम में, ठीक है ना, थोड़ा सा तो भाई एटीट्यूड होना चाहिए। रिटर्न क्वालिफाई करके इंटरव्यू में जा रहे हो, हाँ बैगर नहीं हो, डर के नहीं जाना है। कई लोग जैसे जाके आते हैं इंट्रोडक्शन, माई बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली, माई फादर इज दिस। अरे भाई आप बैगर मत जाओ, मार्क्स उनसे क्यों मांग रहे हो, आप तो एक कंपिटिटर हो यार, क्वालिफाई करके जा रहे हो, कॉन्फिडेंस रहो, कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंस रखो, नंबर आपको मिलेंगे, परफॉर्म करो अच्छा, वही चीज़ मैं कहता हूँ और वही मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन।